नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जियो लीला न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब सैयद मुसर्रत हुसैन काज़मी साहब। इनका एक लंबा तारुफ है लेकिन मैं मुख्तसर करूँगा। आप बतौर प्रिंसिपल, बतौर डायरेक्टर, बतौर सहाफ़ी, बतौर ट्रेनर, माहिर तालीम और सबसे बढ़कर एक इंतहाई नफीस और खुश गुफ्तार शख्सियत के मालिक है। आज की जो ये नशिस्त है, इन्हें हमने जो आज का मेहमान बनाया है वो बतौर एप्समा रावलपिंडी डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, क्योंकि जो आज के हमारे सवालात हैं वो 9th क्लास और 10th क्लास के जो तलबा और तालिबात हैं उनके लिए इंतहाई अहम है। और ये वीडियो मैं चाहूँगा कि आप लाजमी मुकम्मल देखें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो मिस कर देंगे तो शायद आपका नुकसान भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सबसे पहले तो आपने अपना कीमती टाइम निकाल के उसमें हमें भी अनायत फरमाया। शाह साहब, सवाल की तरफ जाते हैं। जो आज का अहम टॉपिक है वो ये है कि हमें जो मालूमात मिली है कि इस दफा 9th क्लास का एक पेपर ई शीट पे लिया जा रहा है। ये ई शीट क्या है इस मुतल्लिक, क्योंकि बच्चों को तो अभी कोई मालूमात नहीं है, मैं चाहूंगा कि ये हमारी आज रहनुमाई फरमाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अमजद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जितने भी व्लॉग होते हैं वो इंतहाई मालूमाती होते हैं और आप ऐसे यानी सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करते हैं जो वाक़ईन आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, स्टूडेंट्स की फ़लाह बहबूद के लिए और माशरे के लिए मुफीद होते हैं। यानी आपके जो जितने भी व्लॉग मैंने देखे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले या ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले, बल्कि आप ये चाहते हैं कि लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचे और अवेयरनेस पहुंचे। तो इस हवाले से तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आज का जो है ये बहुत ही अहम टॉपिक है कि आपने कहा है कि इस दफ़ा ई शीट्स के हवाले से खसूसन 9th क्लास में जो पंजाब के सारे बोर्ड्स हैं वो एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ई शीट्स है क्या, और पहले जो पेपर्स होते थे क्या वो ई शीट्स पे होते थे या नहीं होते थे। पहले जितने भी पेपर बोर्ड के होते थे 9th के 10th के, पंजाब की जो सारे बोर्ड्स हैं, जो जितने के 9 हैं या 10 हैं जितने बोर्ड हैं, उसमें ये होता था कि एक शीट मिल जाती थी और उसके ऊपर बच्चे अपनी मर्जी से हाशिया लगा रहे होते थे, लाइनें लगा रहे होते थे और उसके ऊपर वो सॉल्व कर रहे होते थे। और उसको जो चेक करने वाला तरीकाकार होता था वो भी जरा मैनुअल होता था, यानी उसको स्क्रीन के ऊपर या ऑनलाइन उसके ऊपर उसको चेक नहीं किया जाता था, बल्कि एक सेंटर पे मुख्तलिफ जो टीचर्स को बुला लिया जाता था और उनके वो जो कॉपीज होती है, हार्ड कॉपीज, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और वो सारे के सारे चेक कर देते थे। चूंकि आज से काफी अर्सा पहले से इस्लामाबाद बोर्ड में ये जो ई शीट्स वाला है और स्क्रीन मार्किंग वाला जो काम है ये जारी है, तो अब ये इस दफा पंजाब में उन्होंने कोशिश की है और उसका भी एक पेपर, वो जो कंप्यूटर का पेपर है, उसको वो कह रहे हैं कि ई शीट पे लिया जाएगा। ई शीट है क्या, होगी ऐसी फिजिकली हार्ड कॉपी ही होगी, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, तकरीबन आपके पास एक पहले तो शीट होता था ऑब्जेक्टिव वाला, जो बबल शीट होती है, वो तो सबसे पहली कंप्यूटर पे चेक होता था। सही है, सही। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होता था जो शॉर्ट आंसर्स वाला होता था, इसी तरीके से फिर जब आप सब्जेक्टिव पोर्शन में जाते थे तो फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते थे। अब होगा ये कि ई शीट्स के ऊपर पहले से क्वेश्चन मेंशन होगा, मतलब लिखा हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 और उसका पार्ट ए। सही हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 पार्ट बी, यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उनकी सबसे पहले से जगह बनी हुई होगी, यानी बच्चे को तमाम क्वेश्चन प्रिंटेड आएंगे, यानी बच्चे को क्वेश्चन लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सही हो गया। क्वेश्चन ही लिखोगा, लेकिन क्वेश्चन का जो नंबर है वो वहां पे लिखोगा और बच्चे ने क्या करना है कि उसको हाशिया लगाने की भी जरूरत नहीं है। वो जितनी लाइंस उन्होंने दी हुई हैं उसको सिर्फ इतना काम करना है कि उस लाइन के अंदर उसने पेपर को अटेम्प्ट करना है और वो क्वेश्चन लिखना है। यानी जितनी लाइंस हैं, अब ये नहीं हो सकता कि अब वहां पे वो आंसर क्वेश्चन आपसे मांग रहे हैं 6 लाइनों का और आप ये कहें कि मैं ऐसे 10 लाइनें लिखूंगा। 10 लाइनें आप नहीं लिख सकेंगे, 6 लाइनें तो अपनी 6 लाइनों के अंदर ही लिखना है। सही हो। अब होगा इसका तरीकाकार क्या होगा, मतलब बात ऐसे भी है ना, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसके पहले 6 पार्ट होते हैं और उसमें से अपने 4 करने होते हैं।
नंबरिंग साहब की वही होगी, जो आपको आता है जो बच्चे को, तो उसने क्या करना है, वो सॉल्व कर देना है, जो नहीं आता उसको उसने छोड़ देना है, वो स्किप हो गया। वो स्किप हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ये चेक होगा तो अब ये इस तरीके से मैनुअली चेक नहीं होगा। अब वो क्या होगा कि वो सारे पेपर को वो स्कैन करेंगे और स्कैन करके जिस चेकर से भी उन्होंने चेक करवाना है वो उस पेपर उसको भेज देंगे। पूरा पेपर नहीं जाएगा, ये भी मजे की बात है। उसमें से भी हर चेकर को वो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन दे देंगे कि आपने ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है सिर्फ चेक करना है। वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर उसके बाद वो ओपन ही नहीं कर सकेगा, उसके सामने क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 नहीं जाएगा, उसके पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 जाएगा। या ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स उसके पास चलेंगे, तो वो क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर ही उसकी मार्किंग करेगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके पास चला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 किसी और के पास जा रहा होगा। इस तरीके से एक बच्चे का जो पेपर है वो एक चेकर चेक नहीं कर रहा होगा, बल्कि हो सकता है कि 6 या 7 या 8 लोग उसको चेक कर रहे होंगे। बहुत जबरदस्त। जरा देखिए होता कैसे, होता ये है कि मसलन आपके पास भी पेपर चले गए एक स्कूल के और एक स्कूल के पेपर मेरे पास भी आ गए। आपका माइंड उस वक्त बहुत फ्रेश है और आप जब पेपर चेक कर रहे हैं, लिखे हुए सब ने तकरीबन एक जैसा होगा, तो आप जब चेक कर रहे हैं तो उसके शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन उसके 3 थे, तो आपने 103 दे दिए। मैं जब बैठूं तो हो सकता है किसी वक्त किसी ऐसे मूड में बैठा हूं, किसी परेशानी में बैठा हूं, या मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं सख्त मार्किंग करता हूं, तो मैंने उसको बजाय 3 के मैं 2 दे दिए। अब मेरे पास उस स्कूल के जितने पेपर होंगे मैं तो इसी तरीके से उसकी मार्किंग मैंने सख्त की हुई होगी। आपके पास गए तो आपने तो उसे बड़े खुले दिल के साथ वो आपने नंबर दिया। अब बच्चे ने लिखा हुआ तकरीबन एक जैसा था, लेकिन एक बच्चे को नंबर 3 मिल गया और एक बच्चे को नंबर 2 मिल गए। अब वो टीचर पूरा पेपर चेक कर रहे हैं, तो आप देखिएगा हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द टाइम 5 या 7 या 8 के 10 नंबर का फर्क बन जाए। ये बात में समझा सका कि बिल्कुल। यानी आपने चेक किए तो आपने उसे नंबर दे दिया 70। बिल्कुल मैंने चेक किया, मैंने चूंकि पूरा उसका पेपर चेक किया है तो मैंने उसे मार्क्स दे दिए 62 या 60 दे। इसका मतलब उस बच्चे का वहां पे 10 मार्क्स का नुकसान हो गया। अब इस सिस्टम से क्या होगा, आप पूरा पेपर तो आपने चेक ही नहीं करना, आपने तो एक क्वेश्चन का कोई एक पार्ट चेक करना है, बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन का पार्ट कोई और चेक करोगा, तीसरे का कुछ और चेक करोगे, चौथे का कोई और चेक करोगा, तो वो भी बच्चों के लिए एक फायदा हो जाएगा। इसमें मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर स्टेप। और आगे क्या होते हैं, आप यकीन करें कि अमूमन ऐसे होते हैं कि बच्चे जो बहुत ज़हीन बच्चे होते हैं, जिनके पेपर बहुत अच्छे होते हैं, वो एक गिला कर रहे होते हैं कि जी हमने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया था और 75 में से हमें मार्क्स उन्होंने दिए हैं, 50 दिए हैं, 45 दिए हैं, हमारे नंबर ज्यादा बनते थे। अब बाज जो समझदार लोग होते हैं, बाज स्कूल ऑनर्स या पेरेंट्स या वो बच्चे, वो क्या करते हैं कि रीचेक करने के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं और बोर्ड क्या करता है कि दोबारा से उसकी काउंटिंग करवाता है, आपको पता ही है। और बाद हमारे अपने एक दोस्त हैं डॉक्टर सरफराज साहब, उनकी बेटी उसके उर्दू बाकी हर सब्जेक्ट में उसके 70 में थे मार्क्स और उर्दू में उसके 42 लगे हुए थे। उसने तो कहा कि रोना पीटना शुरू कर दी कि ये मेरे तो नंबर ज्यादा थे। डॉक्टर साहब ने मुझसे बात की, मैंने कहा कि इसका रीचेक करवा लेते हैं, और जब रीचेक करवाए 26 मार्क्स उर्दू में इसके बढ़ गए 26, यानी वो काउंटिंग में गलती हुई थी। अब जब ये सिस्टम आएगा तो इसमें होगा क्या कि जो मार्किंग होनी है वो स्क्रीन मार्किंग होनी है, स्क्रीन के ऊपर ही नंबर लगने हैं, यानी कि जो आपके टोटल नंबर है वो ऑटो खुद काउंटिंग में जो गलती होती है वो काउंटिंग वाला वो मामला तो उसमें से बिल्कुल निकल गया। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे, यानी जो पीछे वाला जो दौर गुजरा है उसमें ये होता था कि हो सकता था उनके मार्क्स अच्छे हों लेकिन उन्होंने रीचेक नहीं करवाया और वो बात हो सकता है फेल भी हो गए उस सब्जेक्ट में से। बिल्कुल तो अब ये वाला जो सिस्टम है ये भी उसमें से निकल जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो शफाफियत है वो बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज से हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बेहतर हुआ है। अच्छा सर, क्योंकि अभी इम्तिहानात 10th क्लास के नजदीक हैं, जो प्रैक्टिकल इम्तिहानात लेने का जो तरीकाकार है, क्या वो साबका जो तरीकाकार है इसी तरीके से या कुछ इसमें कोई तब्दीली की जा रही है? इसमें भी चेंज करिए। बड़े अरसे के बाद यानी एजुकेशन में अच्छी चेंजेस आ रही हैं, हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो इन एजुकेशन के मामलात को देख रहे हैं बोर्ड के हवाले से जो देख रहे हैं
उनको भी हमें बोर्ड की जो चेयरमैन हैं, उनकी जो कमेटीज हैं, उन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलें बिल आखिर बड़े अरसे के बाद इसमें इनकलाबी तब्दीलियां आना, चाहे जरा स्पीड स्लो है लेकिन हाँ होना शुरू हो गया। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल्स होते थे, अब इसको कैमरे में बताने की जरूरत नहीं है कि नंबर वो कैसे लिखते थे और क्या होता था। इस दफा वो भी सिस्टम चेंज हो गया। लेट्स सपोज आपने फिजिक्स का क्लास 10th का प्रैक्टिकल देने, पहले होते ये थे कि वो 30 के 30 मार्क जो हैं वो जो एग्जामिनर है जो प्रैक्टिकल लेने आया हुआ होता था उसके पास होते थे। सही हो। वो 30 में से 30 भी दे सकता था, जो उसकी चॉइस बनती थी वो इस हिसाब से नंबर दे देता था। सही हो। अब बोर्ड ने ये किया है कि उसमें से 14 मार्क्स बोर्ड ने अपने पास रख लिए, 16 मार्क्स उस एग्जामिनर के पास हैं। वो कौन से मार्क्स हैं उसके पास? वो कोई प्रैक्टिकल करके दिखवाएगा, वो उसके मार्क्स उसके पास होंगे। वो वाइवा सुनेगा, उसके पास उसके नंबर होंगे। वो कॉपी चेक करेगा, उसके पास नंबर होंगे। लेकिन जो प्रोसीजर कॉपी के ऊपर नोट होता था वो नहीं चेक कर सकेगा। वो कॉपी दोबारा बोर्ड में जाएगी, वहां पे बोर्ड वाले उसको चेक करेंगे और उसके मार्क्स लगाएंगे। यानी अब 16 मार्क्स उस एग्जामिनर के पास मौजूद हैं ऑन स्पॉट। सही हो गया। और जो 14 मार्क्स हैं वो दोबारा बोर्ड में जाके पेपर चेक होगा और उसमें से जितने मार्क्स बनेंगे उस हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। अच्छा सर, एक और अहम सवाल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माशाल्लाह उनकी तैयारी भी काफी बेहतर होती है, उनके पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है तो शुरू के जो तकरीबन 30 मिनट होते हैं वो खूबसूरत राइटिंग के साथ अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उन्हें थकावट हो जाती है तो फौरन आखिरी जो घंटा या आधा घंटा होता है उसमें वो बिल्कुल पेपर की तबाही निकाल देते हैं, यानी कि राइटिंग ऐसी और फौरन जान छुड़ाने वाली बात है। तो इसके क्या असरात होते हैं? क्योंकि जब बाज दफा ये भी हो सकता है कि यहाँ तक मैंने देखा है, एक सेंटर पे पेपर चेक हो रहे थे जिसमें देखा है कि कुछ शुकुक व शुबहात असाजा को पैदा हो गई कि जी पहला ऐसा की राइटिंग और है, दूसरी की किंग ऐसा तो नहीं हुआ कि ये राइटिंग किसी और की है, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? नहीं, बहुत बड़े नुकसान होते हैं। ये जो ई शीट्स वाला आ रहा है ना, इसमें तो वो ये कह रहे हैं, देखिए पहले बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते थे पूरा क्वेश्चन लिखने पे, अब क्वेश्चन लिखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी वो जो हेडिंग दी जाती थी मार्कर के साथ वो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका क्वेश्चन का नंबर, उसका पार्ट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, आपने वहां से शुरू कर देना है। ये जिम्मेदारी बनती है टीचर्स की, स्कूल्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाएं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास बच्चे के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। जैसे आपके पहले आप फरमा रहे थे ना कि वो 30 मिनट्स में तो बहुत खूबसूरत हेडिंग और खूबसूरत करके लिखते हैं, और बाद में जब घड़ी को देखते हैं और पता चलता है कि वो एक क्वेश्चन मैंने किया और बाकी तो घंटा 1.5 घंटा रहेगा और उसमें मैंने सारे क्वेश्चन करने, अब वो सारी चीजें भूल जाता है और वो भूल के वो जल्दी जल्दी उसको लिखना शुरू करते हैं। और फिर वो जैसे आप बता रहे थे शुकुक पे शुबात पैदा होते हैं कि ये पहला क्वेश्चन था किसी और ने हल किया। अब इसके लिए सबसे पहले तो जितने भी स्कूल्स ऑनर्स हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स हैं और टीचर्स हैं, इनको बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखानी चाहिए। और दूसरा ये है कि एक खास, जैसे हम प्री बोर्ड इम्तिहान लेते हैं उसमें बच्चों से बार बार प्रैक्टिस करवानी चाहिए। अगर 2 घंटे का पेपर है तो 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में बच्चे को पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो उसको जो सॉल्व करना है वो सारा का सारा सॉल्व कर दे, ताकि उसके पास 10 से 15 मिनट ऐसे बच जाए कि उसको दोबारा से एक दफा पढ़ ले, उसकी रिवीजन कर ले, देख ले क्योंकि मैंने गलती तो नहीं की। ये टाइम मैनेजमेंट के मेरे ख्याल मैं समझता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है और इस पे असातिज़ा को जरूर काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी कोशिश मुकम्मल करते हैं कि रिजल्ट अच्छा है, बच्चों को तैयारी भी करवाते हैं। गवर्नमेंट का सेक्टर ऐसा है कि तकरीबन 1 माह पहले बच्चों को फारिग कर दिया जाता है। तो मेरे लिए तो इस चैनल के लिए सारे बच्चे उनका ये मैसेज है हम सब का, और खुसूसी असाजा जितने भी हैं तो उनके लिए किसी स्कूल का भी तालिब इल्म है वो ये समझता है कि एजुकेशन देना मकसद है। तो मैं इसी व्लॉग के जरिए उन बच्चों तक एक मालूमात देना चाहता हूं, क्योंकि आज से दौर ऐसा है कि हार्ड वर्क की स्मार्ट वर्क कोई ऐसी टिप्स उन बच्चों के लिए जिन्हें तैयारी नहीं करवाई जा रही, उस टिप्स के जरिए वो बेहतर तरीके से अपनी मैट्रिक की तैयारी करके अच्छे मार्क के साथ पास हो सकें। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। देखिए, जब हम पेपर देते थे तो वो सारे के सारे सब्जेक्टिव होते थे,
उसमें ऑब्जेक्टिव नाम की या शॉर्ट आंसर नाम की कोई चीज नहीं होती थी, बहुत मुश्किल होते थे। आजकल अगर थोड़ा सा बच्चा भी जिसने पूरा साल नहीं पढ़ा और उसका अब ज़हन बन गया कि मैंने एक माह में पढ़ के मैंने पास होना है, वो हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि देखिए, बोर्ड की तरफ से एक स्कीम दी हुई होती है हर सब्जेक्ट के हवाले से कि जी पहले चैप्टर में से कितने शॉर्ट आंसर आएंगे, दूसरे में से कितने आएंगे, ऑब्जेक्टिव किस में से आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स किस में से आएगी, न्यूमेरिकल किस में से आएगा। तो बजाय वो एक महीने में या 1.5 महीने में पूरी किताब तो नहीं खत्म कर सकता, तो आपने क्या करना है कि उस स्कीम को सामने रखना और उस स्कीम को सामने रख के दो चीजों पे फोकस करना। अभी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना, एक ऑब्जेक्टिव और एक शॉर्ट आंसर, और शॉर्ट आंसर भी वो स्कीम के मुताबिक जितने चैप्टर्स की जरूरत है आप तैयारी करें। आप यकीन करें, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो भी फेल नहीं होंगे, वो पास हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, एक बड़ी मुफीद मालूमात आपसे आज मिली। मैं आखिर में ये पैगाम भी देना चाहूँगा उन तलबा और तालिबात को कि आप अपने वालिदैन को देखें कि किन हालात में वो आपकी फीसेज और अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी भी 27 मार्च को 10th क्लास और आप 9th क्लास तकरीबन 10-15 दिन मजीद मिलने हैं। आप समझें तो कम अज कम 1 माह से ज्यादा आपके पास टाइम है। जिस तरह शाह साहब ने इरशाद फरमाया कि 1 महीने में भी अगर आप पढ़ें और दिल लगा के पढ़े तो आप पास हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आप सबको कामयाब फरमाए, आमीन। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।